हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन की बुक का 9 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में पर्यटन नीति और नियोजन। हमने इस चैप्टर का भाग 1 पढ़ चुका है। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर का भाग 2 पढ़ेंगे। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती है और अपना फीडबैक देना ना भूलें। सो चलते अपनी वीडियो की ओर। लास्ट क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमने बच्चों देखा था कि किस प्रकार से हम अपने पर्यटन को और विकसित करने के लिए और भारी मात्रा में पर्यटक को आकर्षित करने के लिए किस पीढ़ी से किस तत्व से गुजरते हैं। जैसे उससे रिलेटेड प्राथमिक आवश्यकताओं को पर्यटन स्थल पर बनाते हैं या अवेलेबल करते हैं, जिससे पर्यटक भारी मात्रा में आकर्षित हो सके और साथ ही उसे प्राथमिक आवश्यकता भी उस पर्यटन स्थल पर मिल जाए, जिससे वो भारी मात्रा में आए और भारी मात्रा में इससे हमें प्रॉफिट हो सके। ये सारे ही तत्व हमने भाग 1 में देखे थे और अब हम चलते हैं इसके सेकेंड भाग की ओर, योजना अनुसार पर्यटन। और अब देखेंगे हम कि पर्यटन के लिए किस प्रकार से योजना बनानी चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पर्यटकों के आकर्षण को बरकरार रखने के लिए पर्यटन विकास में खास तौर पर उसकी गतिविधि के क्षेत्र में नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक गुणों की रक्षा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त उचित रूप से निर्धारित योजना के अनुरूप पर्याप्त वृक्ष आरोपण को स्थल विकास कार्यक्रम का अवश्य हिस्सा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जहाँ भी पर्यटन स्थल बनाया जाए वो इस तरीके से बनाया जाए, एक तो प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए वहाँ पर और पर्यटक के आकर्षण करने वाली चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई प्राकृतिक जगह है उसका हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित कर रहे हैं, तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो उसके नैसर्गिक जो प्राकृतिक गुण है उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए और साथ ही स्थानीय लोगों को भी वहाँ के कोई भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। और साथ ही हमें ऐसी नीतियों का प्रयोग करना चाहिए, ये योजना बनानी चाहिए जिसमें हम वृक्षारोपण को भी सम्मिलित कर सकें और साथ ही वृक्ष का भी कार्यक्रम वहाँ सुनिश्चित कर सके और वहाँ ऐसा माहौल क्रिएट कर सके जिससे हमारे पर्दे के पीछे और अगर कोई एक्टिविटी चल रही है और पर्दे के आगे जो भी एक्टिविटी चल रही है, दोनों तरीके से कोई भी इफेक्टेबल ना हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है अपना पर्यटन स्थल की भौतिक विकास योजना का प्राथमिक उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना है, क्योंकि इस दृश्य योजना में आकृति तथा सौंदर्यता, उनके प्रतिपादन और भू दृश्य निर्माण, नवीनीकरण मतलब टेक्नोलॉजी, उद्योगीकरण जो डेली बेसिस पे हम डेवलप करते हैं या नई नई प्राकृतिक चीज़ें हमसे जुड़ती है या प्राकृतिक चीज़ें नहीं तो ऐसे वो सारे तत्व जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता को पूर्ण करते हैं एक नए तरीके से, पुरानी नीति से नहीं बल्कि नई नीति से, नए आविष्कार से उसे नवीनीकरण के अंतर्गत रखते हैं और सामान्य सौंदर्यीकरण या पर्यटक हेतु आवासीय सुविधा सुलभ कराने से संबंध है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि पर्यटन स्थल की भौतिक विकास करना है तो हमें उसके आकृति को भी, उसकी उद्देश्य को भी इस तरीके से संरक्षित करना चाहिए कि जिससे वो किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो और इस तरीके से आकर्षित हो, पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करने का वो एक आकर्षण बन सके, जिसे भारी मात्रा में ना ही हमारे सौंदर्य में कोई कमी आए, ना ही हमारे उस दृश्य में कि पर्यटक देखकर उसमें कोई कमी निकाले, ऐसी भी चीज़ ना हो। इस प्रकार से हमें पर्यटन स्थल की भौतिक चीज़ों को लेकर और आज की नई टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए ऐसा विकास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सैलानी मतलब पर्यटकों के स्थान को विकसित कराने की योजना बनाते समय उनकी रुचियों को भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, जिससे पर्यटन स्थल और भौतिक विशिष्टताओं से संबंधित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जब पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है तो वहाँ सैलानी मतलब पर्यटकों की रुचि के अनुसार वहाँ विकसित होना चाहिए, उनको भी शामिल करना चाहिए और उनकी ज़रूरतें और उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसका डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे वो आकर्षक का ही केंद्र ना बने बल्कि वहाँ पर एक अच्छा खासा उद्योग भी निर्मित किया जा सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है पर्यटन स्थल की स्थापना के आसपास पर्यटक की प्राथमिक आवश्यकता व मनोरंजन जैसे साधनों को भी विकसित करना चाहिए, जिससे पर्यटक किसी भी उद्देश्य से पर्यटन स्थल की यात्रा करे तो वह उस दौरान मनोरंजन
भी कर सके, जैसे मेला, झूला, धार्मिक स्थल, क्लब, रेस्टोरेंट आदि जैसे, जिससे पर्यटकों का राहत व मनोरंजन मिल सके। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि पर्यटन स्थल इस जगह पर बनाना चाहिए जिससे भारी मात्रा में उद्योग और आकर्षण तो बढ़े, साथ ही ऐसी भी एक्टिविटियाँ उसमें इंक्लूड करनी चाहिए जिससे पर्यटक अगर किसी यात्रा के दौरान अपने अवकाश के लिए आए, चाहे वो अपने ऑफिस के कोई वर्क के लिए उस स्थल पर पहुँचे, तो वो अलोननेस ना फील करे या फिर वो अकेला या सिर्फ बोरिंग वाली फीलिंग ना हो। वो अपने उस काम के साथ साथ वहाँ पर मेले, झूले, धार्मिक स्थलों को भी देखकर अपना मनोरंजन जो टाइम स्पेंड करना चाहता है उसको और अच्छे से कर सके। ऐसे पर्यटन स्थल में एक्टिविटियाँ ऐड करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है किसी भी पर्यटन क्षेत्र की स्थापना ऐसी जगह करनी चाहिए जहां पर जगह पूर्ण मात्रा से उपलब्ध हो, जिससे भविष्य में पूर्ण रूप से कोई परेशानी ना हो। किसी नगर में जहां ऐसे पर्यटक स्थल हो जैसे समुद्र, ऐतिहासिक स्थल, पहाड़ व पर्वत, तीर्थ स्थल आदि, साथ ही यहां पहुंचने तक की प्राथमिक साधन उपलब्ध हो जिससे भारी मात्रा में पर्यटक आ सके। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि जो पर्यटन स्थल है उसको ऐसी जगह पर बनाना चाहिए कि भविष्य में भी अगर भारी मात्रा में पर्यटक को विकसित किया जाए और भारी मात्रा में आते हैं तो वहाँ पर कमी महसूस ना हो कि रुकने की जगह नहीं है या फिर चलने फिरने का इतना एग्जॉस्टेड हो गया जैसे बाज़ारों में हो जाता है, वो चीज़ ना हो। और साथ ही ऐसे स्थल पर बनाना चाहिए जैसे हमारे समुद्री इलाके में होना चाहिए, ऐतिहासिक जगह होनी चाहिए, पहाड़ी व पर्वतीय तीर्थ स्थल आदि चीज़ों का भी वहाँ पर ध्यान रखते हुए वहाँ स्थल निर्मित करना चाहिए। साथ ही वहाँ पर प्राथमिक आवश्यकताओं का खासकर जो प्रमुख साधन है वहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कार्य योजना 1992 के अंदर राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई थी पर्यटन को लेकर। वो कौन सी थी वो अब इस टॉपिक में हम कवर करेंगे बच्चों। प्रयोजन मतलब भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय पर्यटन कार्य योजना के अनेक प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब कोई भी प्रक्रिया या एक्सपेरिमेंट करने की योजनाएं हैं जो निम्नलिखित है कि किस प्रकार से भारत के अंदर भी डेवलपमेंट करना चाहिए और किस प्रकार से ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे भारी मात्रा में पर्यटक आकर्षित भी हो सके और उसको प्रॉफिट भी और अपने ही देश के अंदर आर्थिक स्थिति को भी भारी मात्रा में प्रॉफिट हो। वह नीतियाँ कौन कौन सी या योजनाएं हैं वो इस तरीके से निर्मित की जानी चाहिए, जैसे राष्ट्रीय विरासत और पर्यावरण का संरक्षण। पर्यटन का विकास करते समय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा विरासत की सुरक्षा की जाएगी एवं कला और शिल्प को संरक्षित प्रदान किया जाएगा। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन पर्यटन विकास का अभिन्न अंग होना चाहिए। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि पर्यटन का विकास इस तरीके से करना चाहिए जिससे हमारी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और विरासत जो पुरानी चीज़ें उसको कोई भी प्रकार से इफेक्टेड ना हो और हम उसे बल्कि इफेक्ट ना करते हुए बल्कि उसे अच्छे तरीके से विकसित करें और भारी मात्रा में उस चीज़ को ही देखने के लिए पर्यटक आए। साथ ही हमारे को अपने पर्यावरण को भी संरक्षित करना चाहिए, सेव करना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना चाहिए। और संवर्धन मतलब कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आज पर्यावरण का मुद्दा इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि उसको लेकर संरक्षण और हमें हर रोज़ एक ना एक प्लांट्स लगाना चाहिए। उसको लेकर एडवर्टीजमेंट, संवर्धन मतलब हमने ये टॉपिक हमने 4PS के दौरान भी पढ़ा था कि संवर्धन क्या होता है। संवर्धन एक तरीके से एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन जैसी प्रक्रिया होती है जो हमें पर्यावरण को लेकर आज कर रहे हैं, वो हमारी आगे भी चलती रहनी चाहिए और इससे प्रभावित होकर पर्यटक को भारी मात्रा में पर्यावरण का भी खास ध्यान रखना चाहिए पर्यटन को विकसित करने में या फिर आकर्षण बनाने के लिए पर्यटक का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पर्यटन उत्पादन की विविधता। भारत के अंतर्गत सांस्कृतिक पर्यटन के संरक्षण हेतु परिवर्तित उत्पादन में विभिन्नता लाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता की परिवर्तित मांग को देखते हुए आराम, रोमांच, सम्मेलन तथा प्रोत्साहन पर्यटन के क्षेत्र का भी समुचित विकास किया जाना चाहिए। पर्यटन का उत्पादन, हर चीज़ का जब भी हम उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन के अंदर ऐसी मनोरंजन या फिर ऐसी प्राथमिक आवश्यकताएं हमें ऐड करनी चाहिए जिससे पर्यटक भारी मात्रा में
उस समय में अगर कुछ समय के लिए रुक रहा है तो वो लंबे समय तक रुक सके। ऐसी एक्टिविटियाँ हमें पर्यटन स्थल में जोड़नी चाहिए। जैसे आराम की सुविधा निर्मित करनी चाहिए। अगर कहीं पे भी पर्यटक दूर दराज में जा रहा है तो उसे आवास की सुविधा आराम पूर्वक मिलनी चाहिए। साथ ही संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही रोमांचक जो चीज़ें होती हैं, मनोरंजन के साधन, सम्मेलन, उसको लेकर वो सारी चीज़ें विकसित करने वाले उत्पादन जो पर्यटक को आकर्षित करते हैं और पर्यटक वहाँ भारी मात्रा में रह सके और अपनी संस्कृति को भी हम संरक्षित करते हुए ऐसा विकास हमें करना चाहिए जिससे उत्पादन जो प्रोडक्ट है उसको भी निर्मित किया जा सके और हमारी संस्कृति पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े और पर्यटक भारी मात्रा में इसका आरामदायक और अपनी प्राथमिक आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हुए अपना मनोरंजन, वो जो अपना टाइम होता है स्पेंड करने का, वो अच्छे से अपनी यात्रा को पूर्ण कर सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अपना विश्व पर्यटन में भारत के योगदान में वृद्धि। किस प्रकार से विश्व पर्यटन के अंदर भारत के योगदान में वृद्धि रही है। अभी विश्व के कुल विदेशी पर्यटकों के आगमन मतलब आना, पर्यटकों का आना विदेश से भारत के अंदर में भारत का मात्र 0.4% अंशदान रहा है कि भारत के अंदर जो विदेशी लोग आते हैं उसका जो योगदान रहा है वो 0.4 रहा है। कार्य योजना का प्रमुख उद्देश्य अगले 5 वर्षों में इसे बढ़ाकर 1% करना है। और आज हमारे जितने भी विदेशी पर्यटक होते हैं और जो हमारे देश के अंदर आते हैं उसका जो अनुमान रहा है वो 0.4 रहा है और इसको बढ़ाने का जो उद्देश्य उठाया है और इसको डेवलपमेंट करने का और 1% उसे पहुँचाने का उद्देश्य हमारा रखा गया है कार्य योजना का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है घरेलू पर्यटन का विकास करना। पूरे स्थानीय पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। भारत में भी घरेलू मतलब देश के अंदर सुविधाओं का सुधार और प्रचार किया जाएगा। इसमें विशेष तौर पर कम आय वाले पर्यटकों का ध्यान रखा जाएगा ताकि वह भी पर्यटन और अवकाश का मज़ा ले सके। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि हमारे देश के अंदर जो भी पर्यटन स्थल है वो इस तरीके से निर्मित किया जाएगा कि भारी मात्रा में अगर अपने ही देश का पर्यटक व्यक्ति घूम रहा है तो उसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़े अपनी प्राथमिक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट उसे ध्यान करते हुए डेवलपमेंट किया जाएगा पर्यटन स्थल पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार के अवसर वृद्धि करना। पर्यटन उद्योग प्रतिशत एवं परोक्ष रूप में लगभग 1.3 से 1.4 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो पर्यटन उद्योग है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग जिसे हम कह सकते हैं 1.3 से लेकर 1.4 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, अगर कोई बिजनेसमैन बन रहा है और वो अपने एम्प्लॉय को रखता है तो एक डायरेक्ट वे हो गया और इनडायरेक्ट वे वो हो गया। जैसे उस कंपनी को चलाने के लिए प्रोडक्ट की भी ज़रूरत होगी तो जो सर्विसेज डायरेक्टली एम्प्लॉय दे रहे हैं उससे जो भी सर्विसेज ले रहा है पर्यटक उसे डायरेक्टली मिल रही है, परंतु जो प्रोडक्ट लाकर उस कंपनी में लाया जाता है और फिर एम्प्लॉय के द्वारा बेचा जाता है तो वो इनडायरेक्ट है क्योंकि पर्यटक को सर्विसेज डायरेक्ट रूप से एम्प्लॉय से मिल रही है, उस प्रोडक्ट वाली कंपनी से नहीं मिल रही। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लोगों को मिल रहा है। साथ ही इस सदी के अंत तक आज की तुलना में ये रोजगार का अवसर कम से कम 2 गुना हो जाना चाहिए। और इस प्रकार देखा जा रहा है कि पर्यटन स्थल का उद्योग डेवलपमेंट दिन प्रतिदिन इस तरीके से करना चाहिए हमें कि भारी मात्रा में रोजगार भी मिल सके और पर्यटक की प्राथमिक आवश्यकता भी पूरी हो सके। नेक्स्ट है क्षेत्रों का सामाजिक व आर्थिक रूप से विकास करना। जो भी क्षेत्र है पर्यटन के इस तरीके से विकसित करना है जिससे हमारे सामाजिक और आर्थिक रूप को भी विकास हो सके। पर्यटन क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों को सामाजिक आर्थिक लाभ होता है और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठता है। ये उन क्षेत्रों में भी विकास का मार्ग है प्रशस्त करता है जहां अन्य आर्थिक गतिविधियों की संभावना नहीं होती। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है जो पर्यटन क्षेत्र है वो इस तरीके से बनाना चाहिए कि जिससे सामाजिक व्यक्तियों को आर्थिक लाभ भी मिल सके और उनका डेवलपमेंट भी हो सके जिससे उनका ऊंचा स्तर बढ़ सके। साथ ही ये तो चीज़ें हमें इफेक्टेड कर रही है पर्यटन, साथ ही हमें उन लोगों को भी रोजगार देना चाहिए जो इससे बिछड़े हुए हैं या फिर मध्य वर्ग के लोग आते हैं, उन लोगों को भी इस चीज़ को ध्यान या उनकी ओर आकर्षित करना चाहिए जिससे हम अपने उस क्षेत्र को जो सबसे गरीब वाला क्षेत्र उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर रोजगार प्राप्त कर सके जिससे अपने देश का विकास कर सके। ठीक है बच्चों,
ऐसी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन स्थल को निर्मित करना चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का विकास तथा विदेशी मुद्रा अर्जन करना। वैश्विक पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन में अत्यधिक सहायता मिलती है और राष्ट्र की ज़रूरत को देखते हुए पर्यटन का विकास किया जाना चाहिए कि सदी के अंत तक विदेशी मुद्रा अर्जन 2.440 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो जाए। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि पर्यटन ने हमारे देश के अंदर आर्थिक स्थिति को ही डेवलप नहीं किया है बल्कि अन्य तत्वों पर भी इफेक्ट डाला है। परंतु आज जो विदेशी पर्यटक हमारे देश में आकर्षण होकर आते हैं पर्यटन स्थल पे, उससे हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और साथ ही रोजगार तो उपलब्ध मिलता है। उस संख्या को जो उस अमाउंट है, उस विदेशी मुद्रा से जो हमें अमाउंट मिलता है उसको बढ़ाने की और हमारा ध्यान गया है। उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन की जो योजनाएं हैं उसको निर्मित की है और नियम कानून बनाए गए हैं जिससे हम अपनी विदेशी मुद्रा को और डेवलप कर सके और बढ़ा सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। अब देखेंगे बच्चों कि किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ाना चाहिए अपने देश के घरेलू पर्यटन को। ठीक है, ऐसे अनेक उपाय किए जा रहे हैं जिनके द्वारा घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सके। बच्चों, आज हमारा देश या आज हमारा विदेशी राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से विकसित हो रहा है। हमारा देश की ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, हमारी संस्कृति इतिहास इस तरीके से बढ़ रहा है कि आज भारी मात्रा में पर्यटक हमारे देश में आ रहे हैं। इससे हमें अपने देश की अन्य चीज़ों को दिखाने का मौका और साथ ही अपने देश को विकसित करने का तो मौका मिल रहा है, साथ ही अपने देश के अंदर जो जो चीज़ें कम है उसको भी डेवलप करने का और अपने देश के अंदर पर्यटन स्थल को विकास करने का बढ़ावा मिल रहा है। और अब हम ये पढ़ेंगे कि घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित किस तरीके से किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए, ये भी हम जानने की इसमें कोशिश करेंगे बच्चों। और साथ ही पर्यटन के द्वारा हमारे देश के अंदर पर्यटन को विकसित करने का एक नया उद्देश्य मिला है जिससे हम अपने देश के अंदर ही अपने क्षेत्रों को भी विकसित कर सकते हैं पर्यटन के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन सी नीतियां हैं। कम आय वाले पर्यटक हेतु खास तौर पर तंबूनुमा आवास की व्यवस्था की जा रही है। रोमांचकारी कैंपों की स्थापना हेतु तंबू आवास और अन्य सुविधाओं को एकत्रित हेतु केंद्र सरकार राज्य पर्यटन विकास निगमों का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि आज हमारे देश में जब पर्यटन स्थल भारी मात्रा में आए हैं तो आज हमारे देश के अंदर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है पर्यटन को बढ़ाने में। आज हमारी सरकार, राज्य सरकार हो या राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो, दोनों ही इस देश को डेवलप करने में, पर्यटन को बढ़ाने में, अपने देश की इकोनॉमिक्स को मजबूत करने में, विदेशी मुद्रा अर्जित करने में बहुत सारी नीतियाँ बना रही हैं जिसमें आज हमारे को पर्यटक को लेकर हम इतने जागरूक हो गए हैं कि उनकी सुविधा को पूर्ण करने के लिए, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए हमने ऐसी नीतियां बनाई है जिससे भारी मात्रा में हमारे देश में पर्यटक आ सके कि जो भी आवास, जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, चाहे होटल हो, चाहे तंबू हो, चाहे कैंप के द्वारा जो भी पर्यटक अपने स्थल की यात्रा को पूरा करता है पर्यटन पर पहुँचने के लिए, उन सारी सुविधाओं को सरकार डेवलपमेंट कर रही है। और उसके अंदर जो आय है, जो उन्हें सर्विसेज लेने में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते थे, वो कम आय में, कम पैसों में अर्जित करने में या उनको प्रोवाइड सर्विसेज लेने में हेल्प कर रही है। साथ ही सरकार ने आज हमारी वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है पर्यटन को बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, घरेलू और विदेशी दोनों तरह के पर्यटकों को सस्ता और स्वास्थ्यकर आवास उपलब्ध कराने हेतु अतिथि भुगतान आवास को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी तरह अपार्टमेंट होटल को मान्यता प्रदान करने हेतु वर्गीकरण नियमों में शिथिलता दी जा रही है ताकि घरेलू पर्यटकों को सस्ते आवास प्रदान किए जा सके। इसके अतिरिक्त घरेलू पर्यटक में लगे टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम में सुधार लाया जा रहा है। वस्तुतः सभी मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट को यह परामर्श भी दिया गया है कि वह स्थानीय पर्यटन हेतु भी कार्य करे। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि आज हमारे देश के अंदर घरेलू और विदेशी तौर की जो पर्यटन की विधि है उन दोनों को ही ठीक ढंग से संचालित किया जा रहा है जिससे पर्यटक भारी मात्रा में आ सके और जो उन्हें आवश्यकताएं होती है, प्राथमिक आवश्यकता होती है, चाहे आवास हो, संसाधन हो और खान पीन की चीज़ हो और ऐसी स्वास्थ्य चीज़ें हो गई, जो भी चीज़ें प्राथमिक होती है पर्यटन को, वो कम समय में
कम पैसों में और सस्ती सुलभ रूप में और अच्छी मात्रा में प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंटों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया है, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक को अपनी सर्विसेज, अपनी यात्रा को पूर्ण करने में जो सर्विसेज चाहिए होती है वो उन्हें ठीक ढंग से मिल सके। और इसीलिए पर्यटन को लेकर विदेशी और राष्ट्रीय स्तर पर इतना विकसित किया जा रहा है, इतना खुला किया जा रहा है कि भारी मात्रा में अगर पर्यटक आता है तो उसे नॉर्मली रूप से सर्विसेज बड़ी आराम से उपलब्ध हो सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है तीर्थ यात्रा पर्यटन। पर्यटन में तीर्थ यात्री अधिक मात्रा में आते हैं। तीर्थ स्थल में पर्यटकों के अधिसंरचनात्मक सुविधाओं को अपेक्षित विकास आवश्यक है। इस उद्देश्य से केंद्र सरकार प्रत्यक्ष वर्ष केंद्रीय सहायता के रूप में 5 करोड़ रुपए राज्य पर्यटन विकास निगम निजी उद्यमियों को प्रदान करेगी। इसका इस्तेमाल प्रमुख तीर्थ स्थलों में आवासीय सुविधा के विकास, यात्रा के दौरान आवश्यक सुविधाओं के विकास तथा परिवहन व्यवस्था के विकास हेतु किया जाएगा। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि तीर्थ स्थान में भी एक ऐसा संसाधन और ऐसी पर्यटन स्थल है जहाँ पर भारी मात्रा में लोग घूमने जाते हैं, चाहे अपने देश के अंदर ही जाए, चाहे वो अपने देश के बाहर जाए। तीर्थ यात्रा पे आज पर्यटन स्थल को भारी मात्रा में पर्यटक उपलब्ध होते हैं, या हम कह सकते हैं भारी मात्रा में पर्यटक जाते हैं। इसीलिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए इस अव्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित करने के लिए कि वहाँ के जितने भी पर्यटक आते हैं अपने धर्म आस्था से जुड़कर, उनको हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए, जिसे कह सकते हैं हम आवास की सुविधा, यात्रा की सुविधा, वहाँ खान पान, वो स्वास्थ्य, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ केंद्र होने चाहिए जिससे पर्यटक को भारी मात्रा में प्रॉफिट उठा सके। वो तमाम सारी चीज़ें पर्यटक को उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट ने राज्य सरकार को, हम कह सकते हैं, पर्यटन में विकसित करने के लिए पैसे प्रोवाइड करती है, जिससे तीर्थ यात्रियों को सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें उपलब्ध करा सके और जिससे भारी मात्रा में पर्यटक आकर्षित होकर आराम से अपनी यात्रा को पूर्ण कर सके। ठीक है बच्चों, ग्राम सूरजकांड मेला और शिल्प ग्राम उदयपुर की और काफ़ी संख्या में पर्यटक आकर्षित होते हैं। इन केंद्रों की सफलता को देखते हुए पर्यटन विभाग देश के विभिन्न भागों में शिल्प ग्राम स्थापित करने और इन प्रदेशों के परंपरागत हस्तशिल्प, मतलब हाथ से बने चीज़ें होती है बच्चों, जिसे हम हस्तशिल्प कहते हैं, को प्रोत्साहित करने की दिशा में विचार कर रही है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि शिल्प ग्राम एक ऐसी मेला बन गया है, या हम कह सकते हैं जो भी हम चीज़ें हाथ से बनाते हैं गाँव के अंदर, वहाँ जगह जगह पर अपने हाथ से बनी चीज़ों को बेचा जाता है, जिससे भारी मात्रा में एक समय के रूप में एक ऐसा मेला लगता है जहाँ पर जो भी हाथ से बनी चीज़ें होती है वो वहाँ पर लगती है और भारी मात्रा में पर्यटक उसे खरीदते हैं। परंतु ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे विदेशी पर्यटक होते हैं। इससे हमारे देश के अंदर, हमारे पर्यटन स्थल के अंदर भारी मात्रा में रोज़गार तो मिलता है, साथ में हमारे पर्यटक के वजह से हमारे रोज़गार के साथ साथ हमारे इकोनॉमिक्स में भी सपोर्ट मिलता है और हमारी स्किल्स जो होती है लोगों के अंदर, उसको दिखाने का, उसको एक उभारने का, उसको डेवलप करने का भी मौका मिलता है। और ये सब देखते हुए पर्यटन विभाग ने सोचा है कि ऐसा ही एक हस्तशिल्प मेला को प्रोत्साहित करना चाहिए, जहाँ पर लोग अपनी एक्टिविटियों को दिखा सके और अपने स्किल को डेवलप कर सके। ऐसा मेले भी होना चाहिए जिससे पर्यटन भारी मात्रा में आकर्षित होकर वहाँ पर आए और भारी मात्रा में उसे खरीदे और जिससे हमारी इकोनॉमिक्स अच्छी हो सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मेले और पर्व त्योहार। मेले और त्योहार भारतीय संस्कृति की विरासत का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ पर्यटक को भी भरपूर आकर्षित करते हैं। इनकी ओर पर्यटन मंत्रालय का भी ध्यान गया है और विदेशी पर्यटक को आकर्षित करने हेतु उन्हें विरासत और प्रचारित करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। पुष्कर मेला, सोनपुर पशु मेला, पतंग उत्सव, एलिफेंट का दौड़, मैसूरी तथा कुल्लू का दशहरा पर्व इत्यादि पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बन गए हैं। देशों में इन परंपरागत मेलों और पर्वों के विकास हेतु मंत्रालय उदारता से आर्थिक मदद देगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज़ोर शोर से इनका प्रचार प्रसार करेगी। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि हमारा जो भारत है बहुत ही विविधताओं वाला देश है और इसमें बहुत सारे संस्कृति और धर्म और मेले लगते हैं अपनी संस्कृति को प्रचारित करने के लिए। ऐसे ही कुछ मेले और कुछ ऐसी एक्टिविटियाँ हैं जो हमारे देश में भारी मात्रा में पर्यटक को आकर्षित करती है, जिससे गवर्नमेंट ने सोचा है कि ऐसे अपने देश के
पर्वों को, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश को और अच्छे से विकसित करने के लिए इन सभी चीज़ों को, ये जितने भी तत्व हैं उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोर शोर से बताएगी कि ऐसे प्रचार होता है, उनका प्रचार करेगी कि ऐसे एक्टिविटी, ऐसी स्किल्स हमारे देश के अंदर उपलब्ध है, या हम कह सकते हैं ऐसे मेले जहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के साथ साथ वहाँ पर उनकी कला को भी निखारा जाने का एक मौका मिलेगा। ऐसे चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जाएगा जिससे भारी मात्रा में पर्यटक आकर्षित होकर हमारे देश के अंदर आएंगे, और साथ ही ऐसे बहुत सारे संस्कृति, धर्म, तत्व मेलों से मिलेंगे जिससे वह भारी मात्रा में आकर्षित होते हैं और उसको अच्छे से जान पाएंगे। इन सब चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोर शोर से इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार करेगी, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी, साथ ही हमारी जो संस्कृति है वो जोरों शोरों से अन्य देशों में भी विकसित हो सकेगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सड़क यातायात। सड़क परिवहन पर्यटन अधिसंरचना का एक प्रमुख भाग है। अगले 2 वर्षों में सरकार उत्तर प्रदेश और बिहार के बौद्धिक स्थल हेतु वातानुकूलित बसों की व्यवस्था करेगी। यात्रा व्यापार हेतु रियायती कीमतों पर 300 वातानुकूल इकाइयों को आयात करेगी। यह याद रखना होगा कि इन पर्यटन बसों में पर्यटक की सभी तरह की सुविधाओं को प्रबंध होना चाहिए। यह पर्यटक को दिया गया है कि देश के पर्यटक को उच्च स्तरीय आरामदायक बस कारों की आवश्यकता है। सरकार कुछ ऐसी योजना समक्ष लाएगी जिसके द्वारा पर्यटन के क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूर्ण किया जाएगा। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि पर्यटन के द्वारा जितने भी लोग आकर्षित होकर आते हैं उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खासकर संसाधन की ऐसी सारी सुविधा जो पर्यटक को चाहिए अपनी जगह तक पहुंचने के लिए, अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, वो सारी चीज़ें ही प्रोवाइड कराई जाएगी। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कोई सा भी पर्यटन स्थल की जगह हो, वहाँ पर ऐसी प्राथमिक आवश्यकताएं जो पर्यटक को रिक्वायर है वो सारी ही वहाँ अवेलेबल गवर्नमेंट कराएगी, और उसमें विकास दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है भ्रमण व्यापार। पर्यटन उद्योग के अंगों में ट्रैवल अभिकर्ता और ट्रैवल ऑपरेटर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत एक विशाल देश है, इसलिए यहाँ भ्रमण व्यापार को इस तरह प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग भ्रमण व्यापार की सीमा में आ जाए। ट्रैवल एजेंट और ट्रैवल ऑपरेटर को मान्यता प्राप्त कराने के लिए नियम व कानून को व्यवस्थित करने हेतु सरकार को प्रोत्साहित करना होगा। कहने का मतलब यह है कि भ्रमण व्यापार का मतलब होता है भ्रमण करने वाले स्थान पर ऐसी व्यापार सुनिश्चित किया जाए जिससे हमारे ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर दोनों को तो सम्मिलित किया जाए, साथ ही इन दोनों का भी विकास किया जाए और अपने इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाए कि कोई भी व्यक्ति ट्रैवल एजेंट बनता है या टूर ऑपरेटर होता है तो उसके लिए नियम कानून सुनिश्चित किए जाते हैं और उसकी कैटेगरी में आने पर ही उसको ये मान्यता प्राप्त कराई जाती है और वो अपने इस व्यापार से जुड़ पाता है और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पर्यटन के अंदर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पर्यटक आवागमन को बढ़ाना। हमारे देश के अंदर जितनी मात्रा में भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं उस दर को और विकसित करने का उद्देश्य गवर्नमेंट ने उठाया है। जैसे सरकार ने उदारवादी चार्टर नीति की घोषणा की है। उदारवादी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये एक राजनीतिक के ऑब्जेक्ट में आपको देखने को भारी मात्रा में मिलता है। उदारवादी आज हमारी वैश्वीकरण की प्रक्रिया भी है, तो इस प्रक्रिया को गवर्नमेंट ने भारी मात्रा में और बढ़ाने और सुनिश्चित अन्य देशों से कॉन्टैक्ट कर उनसे एक कम्युनिकेशन करने की प्रक्रिया और अपने देश के अंदर व्यापार करने की क्रिया को भी नियमित तौर से विकास करने की एक योजना बनाई है। साथ ही इस नियम के अंतर्गत नागरिक उड्डयन के महानिदेशक ने स्वयं चार्टर फ्लाइट हेतु जल्दी ही अनुमति दे दी है। चार्टर फ्लाइट के आगमन से पर्यटन यातायात में तेजी से वृद्धि होगी। हाल में लागू की गई एयर टैक्सी योजना से राष्ट्रीय वाहकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और देश में पर्यटकों का आगमन सुगम हो जाएगा। सरकार ने हाल में ही आने वाले पर्यटन मौसम में गोवा और मैसूरी के बीच पैलेस ऑन व्हील्स की
तर्ज पर एक पर्यटक रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की है। जल परिवहन द्वारा भी पर्यटकों के आगमन की व्यवस्था की जाएगी। नदी और समुद्र में चलने वाले जल वाहनों का प्रचलन प्रारंभ करने हेतु तेजी से क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि गवर्नमेंट ने हमारे देश में भारी मात्रा में पर्यटक आ सके, उसके लिए अन्य देशों से, अन्य राष्ट्रों से जुड़कर अन्य जो भी प्राथमिक आवश्यकता है, जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट है, उनको भारी मात्रा में और डेवलप कर कि जिससे पर्यटक को हमारे देश में आसानी से आ जा सके और साथ ही उनको जो समय अधिक मात्रा में इन्वेस्ट करना पड़ा उसको कम किया जा सके, उसके लिए ऐसी योजनाएं निर्मित की है। साथ ही मौसम के अनुसार भी पर्यटन स्थल के अंदर संसाधन को विकसित करने का एक निर्णय लिया है, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक अपनी योजना के अनुसार कम समय में वहाँ पहुँच सके और अपनी आवश्यकता के अनुसार ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हुए आरामदायक अपनी यात्रा को पूर्ण कर सके। ऐसे संसाधन को उपलब्ध कराना और उसमें तेजी लाने का कार्य गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश मतलब विदेश की तरफ से इन्वेस्टमेंट। नई औद्योगिक नीति में पर्यटन से जुड़े उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसके अंतर्गत कुल निवेश का 51% विदेशी निवेश स्वयं स्वीकृति हो जाएगा। इस तरह के उदार नीति से ये स्पष्ट है कि पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की है, जो हमारे देश में निवेश करने वाले विदेशी निकायों से वार्तालाप करेगी। पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्राप्त करने तथा उसे ठोस स्वरूप प्रदान करने हेतु पर्यटन सचिव की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक समिति गठित की गई है, जो मुख्य समिति की मदद करेगी। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे प्रधानमंत्री के अधीन एक कुछ सचिव मंत्रालय या ऐसी संस्था लागू की है, जो हमारे पर्यटन के अंदर जो विदेशी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं या लगती है या प्राप्त होती है, उन सारी चीज़ों का एक डेटा तैयार करेगी और साथ ही इन चीज़ को संचालित करते हुए उनसे वार्तालाप भी करेगी, कम्युनिकेशन भी करेगी। साथ ही उस चीज़ को एक मैनेजमेंट के थ्रू वो और भी डेवलपमेंट करने और उनसे अच्छे संबंध स्थापित करने में एक ऐसी संस्था बनाई गई है पर्यटन को और विकसित करने के लिए, जिससे हमारे देश के अंदर विदेशी पूंजी को तो साथ साथ विदेशी पर्यटक को भी और भारी मात्रा में आकर्षित कर अपने देश में लाया जा सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सम्मेलन पर्यटन। वर्तमान समय में सम्मेलन और गोष्ठ पर्यटन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। सम्मेलन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार की सुविधा से भरपूर परिसर बनवाने चाहिए, जिससे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी तरह की सुविधाओं से सम्मेलन संपन्न नगर बनाने की तरफ सरकार का ध्यान देना होगा। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि सम्मेलन भी आयोजित करने चाहिए, अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर, दोनों ही तरह से हमें सम्मेलन नियोजित करने चाहिए अपने पर्यटन को और विकसित करने के लिए और बढ़ाने के लिए। और इस प्रकार सरकार का ध्यान इस जगह पर अधिक मात्रा की और आकर्षित करना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट जो भी कमियां दिख रही है पर्यटन के अंदर उस चीज़ को सुधार सके और उसका डेवलपमेंट कर सके राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिससे हमारे देश में रोजगार के साथ साथ विदेशी पूंजी को भी लाया जा सके। ठीक है बच्चों, केंद्र सरकार ने कुछ राज्य सरकार के साथ मिलकर कुछ विशेष पर्यटन क्षेत्रों को निर्मित करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे पर्यटन सुविधाओं का एकीकृत विकास किया जा सके। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों की सरकार के साथ एक समझौता किया है, या हम कह सकते हैं कुछ कम्युनिकेशन किया है, जिससे राज्य स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर दोनों ही मात्रा में एक साथ इन्वेस्ट कर डेवलपमेंट किया जा सके, जिससे भारी मात्रा में उस जगह का विकास किया जा सके, उसकी समस्याओं को सॉल्व किया जा सके और प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मास्टर प्लान तैयार करते समय विशेष पर्यटन क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर दी जाएगी और इस क्षेत्र में निवेशकों मतलब कि इन्वेस्टमेंटों को होटल तथा पर्यटन से संबंधित उद्योगों के लिए रियायती दर पर जमीन बांटी जाएगी। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि जब पर्यटन स्थल को बनाया जाएगा और उस प्लान को बनाया जाएगा, उस दौरान गवर्नमेंट और सरकार दोनों ही जितने भी पर्यटन स्थल को नियोजित करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन सभी को बांट दिया जाएगा, जिससे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही पर्यटन को लेकर होटल और अन्य वो प्राथमिक आवश्यकताएं उद्योग निर्मित किए जा सके। और इस प्रकार मास्टर प्लान में दोनों को ही सम्मिलित किया गया है और साथ ही राज्य सरकार ने स्थानीय जनता को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, जिससे हमारे देश की रोजगार तो मिले और जो भी स्थानीय जनता को प्रॉब्लम हो रही है उसको भी
हल किया जा सके, ऐसी नीतियाँ बनाते हुए मास्टर प्लान बनाना चाहिए पर्यटन स्थल के लिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है विपणन और विदेश में प्रचार। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए विपणन और विदेशी प्रचार के क्षेत्र में पर्यटन विभाग एयर इंडिया तथा विदेश में कार्यरत अन्य एजेंसियों से संपर्क स्थापित करेगा। प्रत्यक्ष रूप से ग्राहक के पास पहुंचकर अब सीधे प्रचार कर जोर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि विपणन हमने 4PS पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि उद्योग के अनुसार अगर कोई भी उत्पादन करना है तो हमें पर्यटक की सारी प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही उसी चीज़ का प्रचार प्रसार या उसी चीज़ का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तभी हम अपने पर्यटन स्थल में विकास कर पाएंगे और तभी ही हम पर्यटक की सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो अब कहा गया है कि विदेशों में प्रचार किया जाएगा अपने देश के अंदर, और अन्य देश विदेशों की जो राष्ट्रीय एजेंसियाँ होती हैं पर्यटन को लेकर, उन पर्यटन संस्थाओं से संपर्क किया जाएगा, वहाँ पर भी प्रचार प्रसार किया जाएगा और साथ ही पर्यटकों के पास जाकर सीधे ही तौर पर अपने इस प्रक्रिया का विकास किया जाएगा और उनसे उनकी आवश्यकताओं के बारे में पूछा जाएगा, उनका फीडबैक लिया जाएगा। आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। ये चैप्टर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। सो चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर की और इस सब्जेक्ट के रिलेटेड पार्ट से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला है भारतीय पर्यटन नीति और नियोजन आज के वर्तमान औद्योगिक के लिए किस प्रकार जरूरी है और क्यों, उदाहरण सहित समझाइए। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि आज हमारा डेवलपमेंट इतना हो रहा है कि अगर हमने पर्यटन नीति और उसकी योजना के अनुसार नहीं चला तो आज हम डेवलपमेंट के अनुसार अपने देश की उन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे जिससे पर्यटक भारी मात्रा में आकर्षित होकर आते हैं, और किस प्रकार से उन्हें सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो तो वो वहाँ पर आना भी बंद कर देंगे। तो किस प्रकार से दोनों पे इफेक्ट पड़ता है आज की डेवलपमेंट में और पास्ट के डेवलपमेंट को लेकर, तो वो दोनों ही पॉइंट आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कार्य योजना 1992 पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार से 1992 में राष्ट्रीय कार्य योजना ने पर्यटन को लेकर कुछ नियम कानून बनाए थे, वो कौन कौन से, वो आपको शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने वर्तमान में क्यों ज़रूरी है वैश्वीकरण के उद्योग में। कहने का तात्पर्य बच्चों ये किस प्रकार से आज वैश्वीकरण ने, उदारवादी नीति ने हमारे देश को एक गुलाम तो बना लिया, साथ में आज अपने ही देश को अगर हमने डेवलपमेंट नहीं किया तो किस प्रकार से किन समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। साथ ही अपने देश के अंदर पर्यटन को बढ़ाना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।